गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रेसवा सेमेस्टर। आप देख रहे हो अभी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है चैप्टर थ्री इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये उसका पार्ट टू। आज ये पार्ट टू आप लोगों को बताया जाएगा कि चैप्टर थ्री में पार्ट टू में क्या क्या पढ़ना है। ये पार्ट टू आज जो है आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स का पार्ट टू आज होगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आज ही अभी अभी आपको पढ़ना होगा बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होते हैं वो पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी दीज प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द मेटल अंडर द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। यानी वह मेटल जिसमें एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक्सटर्नल फोर्स उसमें लगाया जाता है, वह आपका होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है। वो क्या कहलाता है? आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। यानी लिख सकते हो दिस प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब, दीज प्रॉपर्टीज, नोट कर सकते हैं आप, दीज प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ describe the behavior of ठीक है। यानी these properties describe the behavior of a metal under the external force, समझ में आ गया होगा आपको। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जिस प्रॉपर्टीज में जिसका बिहेवियर जो होता है उस मेटल का, जिसमें हम बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं, वह आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। ये प्रॉपर्टीज जो होते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर एज फॉलो। यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कई तरह के होते हैं, वो देखते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एज फॉलो, क्या क्या होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। वो देखो क्या क्या इसमें पाए जाते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आपको पढ़ना होगा, वो सारी पॉइंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के सारे पॉइंट मैं नोट कर रहा हूं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के सारे पॉइंट्स अभी आपको पढ़ना है। उसमें आप देखें क्या क्या आपको यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए देंगे इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट हमें अभी 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 पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहला होता है इलास्टिसिटी। सारे पॉइंट्स को मैं डिस्क्राइब करूंगा। इलास्टिसिटी, ठीक है। सेकेंड आपका जो होगा, सेकेंड पॉइंट जो होगा वो प्लास्टिसिटी होगा। सभी पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स होते हैं वो पहले हम लोग जानते हैं। उसके बाद आपको होगा टंगनेंस, फोर्थ पॉइंट आपको पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट में आपको पढ़ना होगा टेंसिल स्ट्रेंथ, फिफ्थ पॉइंट नेक्स्ट टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ के बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा डक्टिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देखें, पहला इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टंगनेंस, टेंसिल स्ट्रेंथ एंड द डक्टिलिटी। सभी पॉइंट एक एक बारी कर हम लोग पढ़ेंगे। मैलिएबिलिटी भी होता है,
सेवेंथ, नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट जो होगा हार्डनेस, उसके बाद है ब्रिटलनेस, हार्डनेस एंड नेक्स्ट पॉइंट, कई पॉइंट आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो यहां पे आपने देख लिया इतने पॉइंट सभी आपको पढ़नी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टंगनेस, टेंसिल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, ब्रिटलनेस एंड द हार्डनेस, ये सारे टॉपिक सभी आपको डिस्क्राइब करनी है। इसमें क्या क्या होते हैं पॉइंट्स वो जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट था आपका इलास्टिसिटी। एक एक पॉइंट को बारी बारी से हम लोग नोट करते चलेंगे। इलास्टिसिटी, ध्यान दीजिए, इलास्टिसिटी, ठीक है। ये क्या होता है, यानी इलास्टिसिटी इज द डिफाइंड एज द ability of the material to the seek its the original dimension when the deforming the force at the remove। इलास्टिसिटी का मतलब वो चीज को फैलना, जो रबर की तरह होता है उसको जब आप खींचते हो तो वो फैलने लगता है, और जब इसको आप छोड़ते हो तो वो अपनी अवस्था में आ जाता है। डेट मीन द इलास्टिसिटी, वो क्या कहलाता है आपका, इलास्टिसिटी होता है, वो चीज कहलाता है आपका इलास्टिसिटी। यानी लिख सकते हैं, लिखेंगे इसमें, इलास्टिक द डिफाइंड एज द इट इज डिफाइंड एज द, नोट करिए, इट इज द डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू, एबिलिटी ऑफ materials to, ability of material to, defined as the ability of material to seek its original dimension as removed, original dimension when the deforming force is, where is deforming force is removed। ध्यान दीजिए, ये लिखा हुआ है इलास्टिसिटी, यानी इट इज द डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स टू द सीक इज द ओरिजिनल डायमेंशन वेयर इज द डिफॉर्मिंग फोर्स इज द रिमूव्ड। इट मीन्स कोई चीज, रबर का कोई भी अगर सब्सटेंस है, अगर उसे आप खींचते हो, जब खींचोगे तो उसमें क्या होगा, फैलाव होगा। अगर उसी को अगर छोड़ देते हैं तो वो फिर ओरिजिनल स्टेज में वो आ जाता है। इट मीन्स वो इलास्टिसिटी कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका, इलास्टिसिटी। सेकेंड आपका है, सेकेंड आपका जो होगा, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड आपका पॉइंट जो था वो प्लास्टिसिटी था। वो देखिए क्या होता है, इसमें क्या करना है ये देखना होगा प्लास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। प्लास्टिसिटी क्या होता है, यानी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इज द इट मे बी द permanently deformed when the subjected to an the external force great enough to exceed the elastic limit। Plasticity is the reverse of elasticity। Plasticity of reverse of elasticity। क्लियर हो गया, यानी प्लास्टिसिटी जो है, प्लास्टिसिटी इज लिखना होगा बेटा, प्लास्टिसिटी इज रिमूव्ड ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्लास्टिसिटी जो है रिवर्स ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्लास्टिसिटी से इलास्टिसिटी में बनेगा। प्लास्टिक की भी जो होगा, अगर वो फैलने वाली होगी
तो इट मीन्स वो इलास्टिसिटी के तरह ही काम करेगा। इसका यही है आपका डिफिनीशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है थर्ड टॉपिक में मैंने बताया था थॉटनेस क्या होता है। थॉटनेस क्या होता है वो समझना है। यानी थॉटनेस में आपको नोट करना होगा थॉटनेस क्या है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द withstand bending or the torsion without the fracture. It is the ability of the material. It is the ability of materials. It is the ability of materials. ठीक है, to withstand bending, withstand bending, withstand bending, ठीक है, withstand bending और torsion without fracture, और without fracture। यहां देखिए टॉन्गनेंस क्या है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल विद स्टैंड बेंडिंग और टॉर्सन। मतलब जो मटेरियल्स होगा उसे हम क्या कर सकते हैं, बैंड कर सकते हैं। बैंड मतलब उसको जिस स्थिति में चाहेंगे उसको मोल्ड कर सकते हैं। वह आपका जो होता है टॉन्गनेंस की प्रॉपर्टीज में आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट फोर पॉइंट मैंने बताया आपको टेंसिल स्ट्रेंथ। टेंसिल स्ट्रेंथ ये क्या होता है वो समझना है। टेंसिल स्ट्रेंथ समझ लीजिए टेंसिल स्ट्रेंथ के बारे में। यानी टेंसिल स्ट्रेंथ जो होता है इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। इट इज द यूनिट आर द केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो यूनिट जो होता है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका यूनिट होता है टेंसिल स्ट्रेंथ का। यानी किसी भी जैसे कोई भी रबर का अगर वो पतली धागे नुमा स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम बॉब को लटका देते हैं तो क्या होता है जितनी उसकी पावर होती है एबिलिटी होता है वो नीचे की ओर फैलता है, उसकी स्ट्रेंथ जो होता है बढ़ जाता है। इट मीन्स वो टेंसिल स्ट्रेंथ होगा, वो क्या कहलाएगा आपका टेंसिल स्ट्रेंथ होगा। यहां लिख सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ द इट इज रेशियो ऑफ द इट इज रेशियो ऑफ द ठीक है ऑफ द मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल मैक्सिमम लोड मैक्सिमम लोड। क्लियर है बच्चा। लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया लिख सकते हो। क्रॉस सेक्शन एरिया ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। इट्स यूनिट इज लिख सकते हैं यूनिट इसका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यह इसका यूनिट होता है। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई बच्चा कि क्रॉस सेक्शन एरिया है, इट्स यूनिट इज केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट जो होगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। समझ में आ गई बात ना। यानी इट इज एन इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर द फिक्सिंग द वर्किंग स्ट्रेंथ especially in the case of the brittle material. It is the important basis for it is the
it is the important basis of fixing, ठीक है, basis of fixing the working strength समझ में आ गई बात? मेरी बात समझ में आ गई आपको? या आपको ही बस याद रखना होगा कि मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज द यूनिट ऑफ द केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी टेंसिल स्ट्रेंथ का यूनिट किस में होता है? वह होता है आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। समझ में क्लियर हो गया बच्चा? नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है वो जानते हैं। पॉइंट नंबर 5 मैंने बताया कि डक्टिलिटी क्या है ये इसके बारे में जानना है। डक्टिलिटी क्या है? ठीक है, डक्टिलिटी क्या होता है? यानी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय द वर्च्यू ऑफ विच कैन बी ड्रॉ इनटू द वायर्स। सिल्वर इज द मोस्ट डक्टिल ऑफ द मेटल। यानी डक्टिलिटी का मतलब हुआ कि उस चीज, डक्टिलिटी जो है यहां पर बताया गया है कि इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय द वर्च्यू ऑफ विच कैन बी द ड्रॉ इनटू द वायर। यानी इसे हम वायर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। ठीक है, इट इज द ड्रॉ इन वायर। समझ में आ गई बात ना? इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर, इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर, इट कैन बी ड्रॉ इनटू वायर। इसे हम वायर के रूप में बना सकते हैं। इट मीन्स वो डक्टिलिटी कहलाता है। यानी सिल्वर जो होता है, इट इज द मोस्ट, सिल्वर जो है आपका, इट इज द मोस्ट डक्टाइल ऑफ मेटल्स। नोट में लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हैं सिल्वर। सिल्वर का क्या मतलब होता है? एजी। सिल्वर को क्या कहते हैं? सिल्वर को कहते हैं एजी कहते हैं। सिल्वर इज द मोस्ट डक्टाइल ऑफ मेटल्स। समझ में आ गई बात ना? यानी क्वेश्चंस रहेगा कि सबसे अधिक डक्टाइल्स मेटल का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सिल्वर। क्या बताएंगे आप? सिल्वर बताएंगे, जिसका सिंबल होता है एजी। यानी सिल्वर इज द मोस्ट डक्टाइल्स ऑफ मेटल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं उस मेटल्स में सिल्वर सबसे अधिक डक्टाइल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका 6 पॉइंट। नेक्स्ट 6 पॉइंट जो होगा, मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी ये क्या होता है वो समझते हैं मैलिएबिलिटी के बारे में। मैलिएबिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इज द मेटल कैन बी बीटन इनटू द शीट। इट कैन बी बीटन द शीट बाय द हैमरिंग। समझ रहे बात ना? इट कैन बी बीटन, लिख सकते हो, इट कैन बी बीटन टू फॉर्म शीट by hammering और रोलिंग। ठीक, समझ में आ गई बात? यानी इसमें मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि हथौड़े या रोलिंग के द्वारा उस मेटल्स को हम बहुत पीट पीट कर उसको सीट नुमा बना सकते हैं। पीट पीट कर क्या बना सकते हैं? सीट नुमा बना सकते हैं। इसका जो नोट्स लिखना होगा, नोट्स में लिख लीजिए कि नोट में, नोट क्या होगा कि गोल्ड इज द, नोट होगा गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। गोल्ड, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। गोल्ड का सिंबल मैं नोट कर देता हूं,
गोल्ड का सिंबल होता है AU, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? AU होता है, मैंने लिख दिया। गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल्स, यानी गोल्ड जो होता है, सोना जो होता है, उसे हम पीट पीट कर बहुत पतले शीट तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट जो होता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस देखिए क्या होता है। ब्रिटलनेस में जो पढ़ना होगा आपको, यानी यह जो होता है कि ब्रिटल मटेरियल ब्रेक इनटू द पीस एज द सून इट इज द ड्रॉप फ्रॉम द हाइट। ठीक है, यानी ए ब्रिटल मटेरियल जो होता है, यानी जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इट इज द अपोजिट ऑफ द टर्ननेस एंड द property of the material which does not the permit permanent deformation without the bracket। ठीक है, यानी ये ब्रिटल जो होता है, यानी ब्रिटल का मतलब पीटने पर वो टुकड़ा टुकड़ा में वो बट जाए। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा ब्रिटलनेस में जो होता है ये ग्लास जो होता है, ग्लास, ठीक है, ग्लास मतलब शीशा होता है। ग्लास जो होगा इज द ब्रिटल मटेरियल। आप समझ सकते हो कि ग्लास 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 का सिंबल क्या होता है? PV होता है। ग्लास इज द ब्रिटल मटेरियल। समझ में आ गई बात? अब आपको जानना होगा नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? 8 सभी मैंने रिटेन करा दिया है इस तरह से कि आपको आसानी होगा। हार्डनेस मतलब कठोरता। कठोरता, आपको पता है कि हार्डनेस इज द स्टिफनेस व्हिच द इनेबल द मेटल टू द रेसिस्ट स्क्रैचिंग एब्रेशन ऑफ द कटिंग। यानी हार्डनेस जो होगा मतलब कठोरता। सभी धातुएं कठोर नहीं होती हैं, बट लेकिन सबसे अधिक कठोर, सबसे अधिक हार्ड मेटल जो होता है वो होता है डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल ना। यानी डायमंड जो होगा, डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट मेटल। ये समझ में आ गई बात ना, कि सबसे कठोर, सबसे मजबूत कौन सा मेटल होता है? वो होता है डायमंड। वो क्या होता है? डायमंड। यानी डायमंड से, डायमंड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ग्लास को कटिंग कर सकते हैं। ग्लास को क्या करते हैं? कटिंग कर सकते हैं। ग्लास की जो कटिंग होती है वो डायमंड के द्वारा होता है। समझ में आ गई बात ना? डायमंड के द्वारा ग्लास को कटिंग की जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट आपका है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है वो समझना आपको है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नेक्स्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये आपको समझना है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको देखना होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता क्या है। यानी मैग्नेटिक का मतलब समझ रहे हो कि यानी चुंबकत्व, चुंबकत्व का जो गुण किस किस में होता है, किस तरह से यह प्रभाव डालता है, बच्चा ये जानना होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। ठीक है, इसके बाद आपको ये सारी चीजें जो है सिलेबस के माध्यम, सिलेबस के अनुसार बताया जा रहा है, ब्रीफली बताया जा रहा है, जिससे आपका जो क्रैश कोर्स होगा या जेट सीरीज होगा, एग्जाम से पहले जो क्रैश कोर्स कराया जाएगा उसमें आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपका जवाब आ सकता है, जिससे आपको कई मतलब पॉइंट्स के माध्यम से आप बिल्कुल अच्छे कर सकते हो। ये गुड विशेष है मेरी तरफ से। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको समझना होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिफर टू द बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंस अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। It is the important for the material like the transformer,
like the transformer, iron, etc. यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिफर टू द बिहेवियर सब्सटेंस अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड इट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द मटेरियल लाइक द ट्रांसफार्मर आयरन, यानी ट्रांसफार्मर आयरन में मैग्नेटिक फील्ड यूज किए जाते हैं। उसके बाद जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि एग्जाम्पल के रूप में आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, क्रोमियम हुआ, मैग्नीज हुआ, ये सभी जो होते हैं आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। ये सभी क्या हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस है। यहाँ नोट कर सकते हो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या क्या होते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपने समझ लिया कि जो सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो चुंबकत अपनी ओर आकर्षित करता है जिस वस्तु को, उसे कहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में मैग्नेट कुछ होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, वो जानते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं वो जानते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज और क्रोमियम, ये सभी आते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस में। और डी मैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या क्या होते हैं वो जानते हैं। बी नंबर आप समझ में आएगा आपको कि इसके अंतर्गत क्या क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं वो जानते हैं। यानी क्वेश्चंस रहेगा मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, आप बता सकते हो कि आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, ये सभी चीजें मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। बट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो आते हैं उनका नाम भी आपको समझना होगा। कॉपर हुआ, जिंक हुआ, लेड हुआ और क्या ठीक है, ये सभी जो होते हैं कॉपर, जिंक, लेड, कॉपर, जिंक, लेड, ये सभी चीजें जो होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। समझ में आ गई बात ना? क्लियर हो गया बच्चा? क्लियर है? अब उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में जानते हैं, आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल का ही मतलब समझ में आ गया कि विद्युत के द्वारा, जिसमें किस तरह से विद्युत का जो गुण होता है वह होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आते हैं। यानी द सिलेक्शन ऑफ द मेटल एंड द मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट is the done on the basis of their electrical properties. Metals are generally good conductor of electricity. मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं वह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी आपको पता हो गया कि मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर है? यानी उसमें से भी कॉपर एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, उसमें से कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर आपको पता हो गया कि कॉपर और सिल्वर जो होता है, कॉपर एंड सिल्वर, ये दो चीज दिया गया है। कॉपर CU एंड सिल्वर AG, ये जो है are the used for making electric wire, used for making इलेक्ट्रिक वायर। इनका यूज जो होता है इलेक्ट्रिक वायर के रूप में करते हैं। क्लियर है? अब बिकॉज, क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर गुड कंडक्टिविटी, बिकॉज they are good conductivity। इनका यूज क्यों करते हैं हम? तार का यूज, वायर का यूज कॉपर और सिल्वर के रूप में क्यों करते हैं? क्योंकि यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इट इज द गुड कंडक्टिविटीज दीज मेटल्स नोन एज कॉपर एंड
सिल्वर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जानना होगा, यानी मेटल्स टेंड टू सफर केमिकल द डिटेरोशन ऑन द कमिंग द करेक्ट विथ ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर है। अब चलते हैं नेचुरल ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल पे। नेचुरल ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल कि किस अवस्था में मेटल पाए जाते हैं, वो कंबाइंड स्टेट में होता है या फ्री स्टेट में होता है, उसके बारे में जानते हैं। कौन सा कंबाइंड में होते हैं, कौन सा फ्री में होते हैं। फ्री स्टेज यानी स्वतंत्र अवस्था में कौन से पाए जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं, यानी नेचुरल ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। नेचुरल ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों इसके बारे में कि नेचुरल ऑक्यूरेंस ऑफ नेचुरल ऑक्यूरेंस को सही कर लेते हैं। नेचुरल ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल। अब जानते हैं कि ये कितनी अवस्था में पाए जाते हैं, यानी ऑल एलिमेंट्स आर फाउंड टू द ऑकर इनटू नेचर इन द फॉलोइंग स्टेट। एक होता है नेटिव स्टेट जिसे फ्री स्टेट कहते हैं, एक होता है फर्स्ट होता है नेटिव स्टेट जिसे फ्री स्टेट कहते हैं। नेटिव स्टेट कहिए इसको। सेकेंड बी जो होता है, एक होता है कंबाइन स्टेट, कंबाइन, ठीक है, कंबाइन स्टेट। कंबाइन स्टेट देखना है आपको, क्या क्या पढ़ना होगा। कंबाइन स्टेट, नेटिव स्टेट आपने देख लिया जिसे फ्री स्टेट कहते हैं। अब फ्री स्टेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं वो जानना है। फ्री स्टेट में देखते हैं कि कौन सा मेटल्स आते हैं, यानी देखना है। फर्स्ट पॉइंट आपका था नेटिव स्टेट जिसे क्या कहते हैं, फ्री स्टेट कहते हैं। इसके अंतर्गत यानी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले मेटल्स, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले मेटल्स जो होते हैं वह होता है आपका, क्या पाए जाते हैं, वह होता है स्वतंत्र अवस्था में जो होते हैं वह ओनली अ फ्यू। जानते हैं कि द एलिमेंट विच हैव द वेरी लो रिएक्टिविटी एंड आर नॉट अटैच्ड बाय एयर मॉइस्चर कार्बन डाइऑक्साइड। जो चीजें जो हैं, द एलिमेंट विच हैव वेरी लो रिएक्टिविटी, लिखेंगे द एलिमेंट हैज लो रिएक्टिविटी, ठीक है, यानी द एलिमेंट्स हैज लो रिएक्टिविटीज समझ में आ रही बात। जिसका जो एलिमेंट का जो रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगा, वेरी लो रिएक्टिविटी, एंड आर नॉट अटैच्ड बाय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड मॉइस्चर, जो कि यानी दीज एलिमेंट हैज वेरी लो रिएक्टिविटी एंड आर नॉट अटैच्ड बाय ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड मॉइस्चर। इन चीजों से जो बिल्कुल अटैच नहीं होगा वही कहलाएगा नेटिव स्टेट मेटल। वो क्या कहलाएगा आपका, नेटिव स्टेट मेटल्स कहलाएंगे, जिसे फ्री स्टेट मेटल्स भी कहते हैं। जिसमें से कुछ ओनली फ्यू लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स लाइक द कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आर नोबल गैसेस,
ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, फ्यू रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। बट मेटल लाइक द सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर, ये सभी जो होते हैं दीज एलिमेंट आर द नेटिव एलिमेंट्स। यानी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि क्या होते हैं, सिल्वर होते हैं, गोल्ड होता है, गोल्ड हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, लेड हो जाएगा, ठीक है, लेड हो जाएगा। ये चीज आप लोग लिख सकते हैं। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लेड और चीजें होते हैं, प्लेटिनम होता है, बिस्मथ होता है ना, मरकरी होता है, प्लेटिनम पीटी, प्लेटिनम का होता है, पीटी होता है, बिस्मथ होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात ना, प्लेटिनम हुआ, बिस्मथ हुआ, ये सभी चीजें नेटिव एलिमेंट्स हैं। दीज आर नेटिव एलिमेंट्स, दीज आर क्या हैं, नेटिव एलिमेंट्स, नेटिव एलिमेंट्स, ये सभी नेटिव एलिमेंट्स हैं जिसे हम स्वतंत्र अवस्था में पा सकते हैं। अब आपको कंबाइंड स्टेट आपको देखना होगा। कंबाइंड स्टेट में एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं वो समझना है आपको। कंबाइंड स्टेट यानी एलिमेंट विच आर द रिएक्टिव एंड हैव द टेंडेंसी टू कंबाइंड विथ एयर, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉन मेटल। ये जो होगा कंबाइंड जो होगा, ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, मॉइस्चर और नॉन मेटल के साथ वो बिल्कुल आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, वो कहलाते हैं कंबाइंड स्टेट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपका कंबाइंड स्टेट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस तरह से नेचुरल ऑक्यूरेंस ऑफ द मेटल्स के बारे में आपने देख लिया कि दे आर टू टाइप्स। एक होता है नेटिव स्टेट, दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट। आपने दोनों का डिफाइन बिल्कुल क्लियर समझ लिया। अब हम लोग कल चलेंगे नेक्स्ट क्लासेस, यानी पार्ट 3 होगा इसी चैप्टर का, पार्ट 3 होगा, यानी उसमें से आपका टॉपिक होगा मिनरल्स, ओर्स और उसके टाइप्स होंगे, मेटलर्जी भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं रेसवा एकेडमी, वो रेसवा एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वो जुड़ जाएं और उनकी छूटी हुई क्लासेस सभी सब्जेक्ट की वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चे टेक केयर, फिर कल मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ पार्ट 3 में। थैंक यू स्टूडेंट्स।